नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एच पी एस एस सी का प्रीवियस पेपर। ये जो एच पी एस एस सी का प्रीवियस पेपर है, इसका हम इंडिया जीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। आपको पता है कि जो अभी सेक्रेट का एग्जाम होगा क्लर्क का, उसमें 80 नंबर का क्या आएगा, 80 नंबर का यही सब आएगा जो एच पी जी के अलावा इंडिया जी के है। तो इस सब को हम अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम इसको 80 क्वेश्चन को जो है कम से कम 80% जो है वो कवर कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 96 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। 96 क्वेश्चन नंबर में क्या पूछा गया है, बोलते हैं विच फीचर अबाउट ऋग्वैदिक सोसाइटी रिफ्लेक्ट इन वेदास इज इनकरेक्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आज आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हम जो है इम्पोर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में। हमने किए डिस्कस, जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमने हर एक महीने के इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस किए। आज से हम क्या करेंगे, आज से इंपॉर्टेंट डेज का काम तो खत्म हो गया, उसको हम कुछ दिनों के बाद फिर से स्टार्ट करेंगे। आज से जो है हम इम्पॉर्टेंट दो करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है, दो करंट अफेयर के क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में जो है वो डिस्कस किया करेंगे। और ये करंट अफेयर जो है कब से होंगे, ये जनवरी 2022 से लेकर चलेंगे और हम आगे के भी 6 महीने कवर करेंगे, यानी कि अभी जो जून तक कवर करेंगे और पीछे भी जो है यानी कि 2021 के भी हम कम से कम सितंबर महीने तक जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो करंट अफेयर के दो क्वेश्चन डेली डिस्कस करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिवीजन आपका यहाँ से हो जाएगा। तो उस तरह से हम रखेंगे वीडियो के लास्ट में दो क्वेश्चन 1 मिनट में कवर हो जाएंगे। तो चलिए फिर से देखते हैं 96 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि वेदों में ऋग्वैदिक समाज के बारे में कौन सी विशेषता जो है उसको गलत बताया गया है, कौन सी गलत है। तो इस क्वेश्चन का 96 का सही आंसर है ऑप्शन डी, लैंड वॉज द मेन फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। ऋग्वैदिक सोसाइटी जो थी इसमें लैंड जो था वो कोई मेन प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी लोगों की। ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, सही नहीं है। ये जो ऋग्वैदिक सोसाइटी है इसके बारे में अलग अलग क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। ऋग्वेद में पूछा गया है एक क्वेश्चन, तो ऋग्वेद से रिलेटेड कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में जो है जो 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था उसका उल्लेख किया गया है। तो जो 10 राजाओं के संग के युद्ध हुआ था उसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है वो किया गया है। एक क्वेश्चन आपने ये ध्यान रखना है। और अभी पीछे जैसे एक एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि ऋग्वैदिक आर्यों में जो था वो सबसे पवित्र नदी जो था वो कौन सी थी। तो ऋग्वैदिक आर्यों में जो था वो सबसे पवित्र नदी जो था वो सरस्वती नदी को माना गया था। कौन सी नदी, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया था, ये ध्यान रखिए। तो ये सब हो गया थोड़ा सा ऋग्वैदिक सोसाइटी के बारे में। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, तब बोलते हैं द ओरिजिनल पीपल ट्री एट बोध गया इज सेड टू हैव डिस्ट्रॉयड बाय। तो बोध गया का जो मूल पीपल का वृक्ष है वो माना जाता है कि किसके द्वारा जो था वो नष्ट किया गया है। तो अगर इसके नष्ट करने की बात आपसे पूछी गई है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये जो शशांक था, शशांक ने जो था वो इसको नष्ट किया था, ये माना जाता है। अब शशांक ने इसको नष्ट किया था तो थोड़ा सा पहले बौद्ध गया के बारे में और थोड़ा सा आपको यहाँ से पता होना चाहिए। देखो, बौद्ध धर्म में माना जाता है कि बौद्ध गया जो है यहाँ पर बुद्ध को जो है, जो महात्मा बुद्ध थे उनको निर्वाणा जो था, निर्वाणा की प्राप्ति उनको बौद्ध गया में हुई थी। तो ये आपने ध्यान रखना है। एक तो अगर आपने बुद्ध के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा तो इनको पूरे नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध जो है इनको कहा जाता है। तो निर्वाण किसको कहते हैं, अगर निर्वाण की मैं बात करूं, निर्वाण किसको कहते हैं, पहले पहले इनको गौतम कहते थे। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो था वो गौतम को जो था बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। अब बुद्ध के नाम से जब इनको जाना जाने लगा तो ये घटना जो घटित हुई थी इसको निर्वाण कहते थे, ये हुई निर्वाण। तो ये कहाँ पर प्राप्त हुआ था, इनको बौद्ध गया में जो था वो प्राप्त हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से और भी अगर आप इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे तो बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। और गौतम बुद्ध की माता का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, माया देवी जो था इनकी माता का नाम था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो था वो कुशीनगर में हुई थी इनकी मृत्यु, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 98 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं यवन प्रिय इज अ संस्कृत टर्म यूज्ड बाय द वेस्टर्नर्स फॉर। तो संस्कृत पद यवन प्रिय जो है वो पश्चिम निवासियों के द्वारा किसके लिए प्रयुक्त किया गया था। तो ये जो यवन प्रिय था, यवन प्रिय जो था वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन डी, इंडियन पीपल जो है वो सही आंसर है। यवन प्रिय नामक शब्द जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया था, भारतीय मिर्च के लिए ये इस्तेमाल किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार ही अभी एग्जाम में पूछा गया है परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझिए कि आने वाले एग्जाम में बहुत संभावना है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की। तो यहाँ से आपको कुछ ज़्यादा जानने को भी नहीं मिलेगा, बस इसको इतना ही याद रख लीजिए आप।
बाकी एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा हटके यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसको स्पाइस गार्डन भी कहते हैं, मसाला का उद्यान भी कहते हैं? तो मसालों का उद्यान स्पाइस गार्डन जो है वो किसको कहते हैं? वो केरला को कहते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने लिंक कर दिया वैसे जनरल नॉलेज के लिए आपकी। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु ट्राइड टू ऑर्गेनाइज द आर्मी ऑन द डेसिमल सिस्टम आफ्टर द मंगोल पैटर्न। बोलते हैं मंगोल पैटर्न के पश्चात किसने दशमलव प्रणाली पर सेना को गठित करने का प्रयास किया था? तो ये प्रयास किसके द्वारा किया गया था? ये प्रयास किया गया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो था वो मंगोल पैटर्न के पश्चात जो था वो दशमलव प्रणाली पर जो था सेना को गठित करने का एक प्रयास किया था, आप कह सकते हैं। अगर देखो हम तुगलक वंश के बारे में बात करें, तुगलक वंश के बारे में आप जानिए कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था गाजी तुगलक। गाजी बेग तुगलक भी जो था वो इसको कहा जाता था। उसके बाद आए मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि इसके कार्यकाल के दौरान जो था वो इब्न बतूता जो था वो भारत आया था। ध्यान रखिएगा, इब्न बतूता किसके कार्यकाल के दौरान भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल के दौरान भारत आया था। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने जो था वो डेसिमल सिस्टम के ऊपर आर्मी बनाने की कोशिश की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो था फिरोज शाह तुगलक भी आया था। फिरोज शाह तुगलक ने कुछ इंपॉर्टेंट काम क्या किया था, इसके बारे में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कौन सा शासक ऐसा था जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो था वो खुद लिखी थी। तो ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी थी? वो लिखी थी फिरोज तुगलक ने। ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी थी। तो ये तो हो गया तुगलक वंश के बारे में जो क्वेश्चन अभी तक हाल फिलहाल में पूछे गए हैं। यहाँ पर बलबन ऑप्शन में दिया गया, तो बलबन के बारे में थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि बलबन काफी इंपॉर्टेंट था। बलबन ने क्या किया था? बलबन ने जो था वो रक्त एवं लोह की नीति जो था वो अपनाई थी। बलबन ने जो था एक चालीसा दल हुआ करता था। चालीसा दल जो था इसने समाप्त कर दिया था। ये चालीसा दल जो था वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? ये चालीसा दल जो था ये आप कह सकते हैं इल्तुतमिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और बलबन ने इसको समाप्त कर दिया था। बलबन ने जो था वो नौरोज की प्रथा जो था वो भी आरंभ करवाई। तो बलबन के बारे में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाएंगे किसी ना किसी में, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 100 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं द सुल्तान ऑफ दिल्ली वर्चुअली एंडेड ड्यू टू इन्वेजन ऑफ। दिल्ली सल्तनत का वस्तुतः जो अंत हुआ था वो किसके आक्रमण से हुआ था? अगर दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो इसका समापन जो था वो हुआ था तैमूर के आक्रमण से। तैमूर ने जब आक्रमण किया था तो उसके बाद जो था वो दिल्ली सल्तनत लगभग आप कह सकते हैं समाप्त हो गई थी। तैमूर तैमूर के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई। एक क्वेश्चन और पूछ जाता है कि जो लोधी लोधी जो डायनेस्टी थी, लोधी जो वंश था वो किसके आक्रमण से समाप्त हुआ था? तो लोधी जो था, लोधी लोधी के ऊपर आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो लोधी वंश को समाप्त किया था बाबर ने। बाबर यानी कि मुगलों ने जो था वो इसको समाप्त किया था। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ये पहला युद्ध जो था वो किसके बीच में हुआ था? बाबर के बीच में हुआ था। बाबर ने जो था ये लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ और इससे जो था वो मुगलों का राइज जो था वो यहाँ पर हो गया था और लोदी जो था वो समाप्त हो गए थे। तो ये सब आप मिलता जुलता यहाँ से याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं विच गवर्नर जनरल वॉज इन इंडिया व्हेन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर वॉज फाउट इन 1799। 1799 में जब चौथे नंबर का जो अंगल मैसूर युद्ध हुआ था उस टाइम के भारत के गवर्नर जनरल जो था वो कौन हुआ करते थे? तो उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी जो है वो ध्यान रखना है आपको, ये हुआ करते थे भारत के गवर्नर जनरल। अब लॉर्ड वेल्जली के बारे में आप जानिए। लॉर्ड वेल्जली का जो कार्यकाल था वो कब से लेकर कब तक रहा था? इसका कार्यकाल 1798 से लेकर जो था वो 1805 तक जो था वो रहा था। 1805 तक इसका कार्यकाल रहा। इसके कार्यकाल के बीच में कुछ क्या मुख्य रूप से हुआ था? तो इसके कार्यकाल के दौरान जो था ये चौथे नंबर का एक तो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। इसके कार्यकाल के दौरान ही जो था जो दूसरे नंबर का मराठा वॉर हुआ था वो भी जो था वो 1803 से लेकर 1805 के बीच में इसी के कार्यकाल के दौरान हुआ था। एक ट्रेटी हुई थी बेसिन की ट्रेटी, बेसिन ट्रेटी ऑफ बेसिन जो था वो भी इसी के कार्यकाल के दौरान हुई थी और ये संधि जो था वो 1802 में हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, 1802 में इसने ये संधि करवाई थी। आपने सब्सिडरी अलायंस के बारे में पढ़ा होगा। सब्सिडरी अलायंस जो था वो इसकी इंट्रोडक्शन भी जो था वो इसी के द्वारा की गई थी 1798 में। ये भी पता होना चाहिए। हिंदी में इसको सहायक संधि आप कह सकते हैं। सहायक संधि जो था वो इसी के कार्यकाल के दौरान हुई थी। और लॉर्ड वेल्जली को जो था वो बंगाल टाइगर के नाम से भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जाना जाता था। बंगाल टाइगर भी कहते थे इसको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। आगे देखिए 102 नंबर क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में बोलते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फाउंडेड है। तो ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी इंडिया की, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी जब आपसे ये पूछा गया है, तो न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी। अब न्यूयॉर्क में तो इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है कि ये सोसाइटी जो था वो स्थापित कब की गई थी? 1875 में ये सोसाइटी जो था वो स्थापित की गई थी, 1875। अब जब इसकी स्थापना की गई तो किसी ने तो इसकी स्थापना की ही होगी, क्योंकि खुद तो ये नहीं बनी होगी ना। तो इस सोसाइटी की स्थापना जो था वो 1875 में न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में है वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी मैडम हेलेना ब्लावाट्स्की के द्वारा और कर्नल हेनरी आल्काउट्स के द्वारा। इन दोनों ने जो है वो इसकी स्थापना की थी। मैडम हेलेनी ब्लावाट्स्की और कर्नल हेनरी आल्काउट्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये आप ध्यान रखिएगा इस थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के बारे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी बाद में चलकर इसके साथ एनी बेसेंट भी जो था वो जुड़ गई थी। तो एनी बेसेंट के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ जाता है कि ये जो था वो कब इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी? तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी 1917 में। 1917 में जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। अब 1917 में जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी तो ये सेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में जो था ये सेशन हुआ था। ये आपने ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें हैं, रिवाइज करते रहिए, तभी जो है लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन जियोग्राफी का है, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये भी जो है वो इंडिया जीके में आता है। जब जीके की बात की जाती है तब ये क्वेश्चन भी वहीं पर इंक्लूड होता है। क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एब्सेंट इन ओशियंस। तो ओशियंस में, समुद्रों में जो है, महासागरों में जो है, इनमें से कौन सी परत जो है वो अनुपस्थित रहती है? तो एक लेयर ऐसी होती है जिसको सियाल कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये लेयर जो है ओशियंस में अनुपस्थित रहती है, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है। अगर देखो ओशियंस की बात की जाए, महासागरों की बात की जाए, तो ओशियंस में मुख्य रूप से 4 ओशियंस आते हैं। पैसिफिक ओशियन आता है, अटलांटिक ओशियन आता है, इंडियन ओशियन आता है, आर्कटिक ओशियन आता है। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा ओशियन ऐसा है जिसका नाम कंट्री के नाम पर रखा गया है? तो इंडियन ओशियन का नाम जो है वो कंट्री के नाम पर रखा गया है। सबसे लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है? लार्जेस्ट ओशियन जो है वो पैसिफिक ओशियन जो है वो सबसे लार्जेस्ट ओशियन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीपेस्ट ट्रेंच जो है मैरीना ट्रेंच जो है वो कौन से ओशियन में है? मैरीना ट्रेंच जो है वो ये पैसिफिक ओशियन में ही आती है। ये भी ध्यान रखना है आपने। और सबसे छोटा ओशियन जो है वो कौन सा है? वो है आर्कटिक ओशियन। तो आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा ओशियन आता है। तो ये ओशियंस के बारे में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया ऑल्सो एज अ भारत। तो भारत के संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो इंडिया को भारत के रूप में जो है वो वर्णित करता है? तो इंडिया को भारत के रूप में वर्णित किया जाता है आर्टिकल नंबर 1 से। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आर्टिकल नंबर 1 जो है वो इंडिया को एज अ भारत जो है वो डिस्क्राइब करता है। पहला क्वेश्चन तो आप ध्यान रखिए कि आर्टिकल 1 जो है वो एग्जैक्टली किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। तो ये इसके बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 1। देखो आर्टिकल्स में तो आप बेसिक पढ़ते रहते हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं और भी बहुत सारे राइट हैं, परंतु यहाँ से हम क्या डिस्कस करेंगे? यहाँ से हम इम्पोर्टेंट जो स्टेट पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनको हम डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर पहला जो है वो किसके बारे में डिस्कस करता है? पार्ट नंबर 1 जो है वो बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। पार्ट नंबर 3 जो है वो फंडामेंटल राइट के साथ डील करता है। पार्ट नंबर 4 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से डील करता है। पार्ट नंबर 5 जो है वो बात करता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। और कौन सा पार्ट ऐसा है जो फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ डिस्कस करता है? तो पार्ट 4 पार्ट ए, चौथा और ए आपने ध्यान रखना है, ये डिस्कस करता है जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो है उनके साथ ये डिस्कस करता है। और स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्ट नंबर 6 जो है आपका बात करता है। और आपका पंचायती राज के साथ कौन बात करता है? तो पंचायतें जो है वो पार्ट नंबर 1X में आती हैं, यानी कि 9 पार्ट में जो है वो पंचायतें आती हैं, ये ध्यान रखना है। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया ये किस में आता है? ये पार्ट नंबर 10 में आते हैं। पार्ट नंबर 15 में क्या आता है? पार्ट नंबर 15 में इलेक्शन के बारे में बात की गई है। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में पार्ट नंबर 17 में जो है वो बात की गई है, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। इमरजेंसी के प्रोविज़न आर्टिकल नंबर 18 में जो है वो पार्ट नंबर 18 में जो है वो दिए गए हैं। और अमेंडमेंट के बारे में पार्ट नंबर 20 में जो है वो डिस्कस किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैंने आपको बता दिए, उनको ध्यान रखिएगा। आगे बोलते हैं 113 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिटिकल राइट। इनमें से कौन सा जो है एक राजनीतिक अधिकार है? तो पॉलिटिकल राइट की बात करें कि इनमें से कौन सा पॉलिटिकल राइट है, तो ऑप्शन बी राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। ऑप्शन बी जो है ये एक पॉलिटिकल राइट है। अब क्या होता है? फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट के अलावा भी जो है कुछ ऐसे राइट हैं हमारे, जैसे कि पॉलिटिकल राइट हो गया, हमारे लीगल राइट हो गए,
उनके बारे में भी आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। राइट टू फ्रीडम तो आपका फंडामेंटल राइट में आता है, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ भी फंडामेंटल राइट में आता है, और राइट टू लाइफ जो है ये भी फंडामेंटल राइट में आता है। एक आपने पढ़ा होगा राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो किस में आता है, वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। क्या ये फंडामेंटल राइट है, या फिर क्या ये कोई पॉलिटिकल राइट है, क्या ये लीगल राइट है, किस तरह का राइट है राइट टू प्रॉपर्टी, वो आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। बिल्कुल आसान है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है, तो ये थोड़ा सा काम आपके लिए है। देखो जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में एक तो इसरो से रिलेटेड करंट अफेयर बनता है। इसरो के नए चेयरमैन बनाया गया है। इसरो के नए चेयरमैन किसको बनाया गया है, वो जनवरी महीने में इसरो के नए चीफ बनाया गया एस सोमनाथ को। एस सोमनाथ को आप ध्यान रखिएगा, नया इसका चेयरमैन बनाया गया है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये बनता है कि ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 जो था वो निकाला गया जनवरी महीने में। तो ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 जो था ये निकाला गया। इसमें सबसे कम करप्टेड कंट्रीज जो है, जहाँ पर करप्शन सबसे कम है, उनमें कौन कौन सी आती हैं। एक तो पहले नंबर पर डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, ये टॉप कंट्रीज हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और जानना आपके लिए इंटरेस्टेड ये होगा कि इंडिया का कौन सा रैंक है इसमें। तो इंडिया का रैंक आप ध्यान रखिएगा कि इस बार जो है 2021 में, यानी कि 2021 के इंडेक्स में इंडिया ने अपना रैंक इम्प्रूव किया है। 85 रैंक जो है वो इंडिया का रहा है, 85th रैंक इंडिया का रहा है। लास्ट ईयर जब 2020 में ये रैंक इंडेक्स निकाला गया था तो इंडिया का रैंक 86 था। एक रैंक इंडिया ने अपना इम्प्रूव किया है। तो ये आप दो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन याद रखिए, पढ़े आपने होंगे, बस रिवाइज करना है। और ये इंडेक्स निकाला किसके जाता है, किसके द्वारा गया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो था इस इंडेक्स को जारी किया था। तो ये सब आपने यहाँ से ध्यान रखना है। अगर टेलीग्राम पर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए अपने टेलीग्राम पर, अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ध्यान रखिए कि हमारे साथ 18,900 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी जो है वो आने वाले हर एक एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।